माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने तकरीबन 19 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की। मैं सदन का ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ 3-4 चीज़ों के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। किस तरह से और किन परिस्थितियों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करना पड़ा, इस सदन में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि शायद दूसरे दिन या उसी दिन मेरा क्वेश्चन आवर था यहां और पूरा सदन खड़ा हो गया था। ठीक है, 2 साल हो गए, कुछ साथी हमारे भूल गए होंगे, लेकिन उस वक्त वातावरण क्या था दाएं बाएं और सेंटर का, और उस वक्त सदन के पास या सरकार के पास कोई चारा नहीं था कि उसको भंग करते और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाते। लेकिन अगर चाहे वो पुरानी कमेटी होती या आज की बीओजी होती, एक चीज मैं बताना चाहता हूं उसमें, शायद हमारे बहुत सारे कल से मैं उस हाउस में भी इस सदन में भी सुन रहा हूं कि बहुत सारे जो हमारा नया प्रपोजल है उससे सहमत नहीं। वो दूसरी बात है, उसकी जब हम चर्चा करेंगे, जब वो सदन के सामने आएगा। लेकिन अगर ये भंग भी नहीं हुआ होता तो भी जब यूपीए 2 आई, उस वक्त सरकार ने एक महसूस किया कि एजुकेशन और हेल्थ के अंदर एक ओवरआर्चिंग बॉडी बनी हो। अभी मेडिकल काउंसिल की एक अपनी अलग काउंसिल है, डेंटल काउंसिल की एक अलग काउंसिल है, नर्सिंग अलग काउंसिल है, फार्मेसी अलग काउंसिल है, और अलग अलग काउंसिलें अलग अलग दिशा में जा रही हैं, और इसी तरह से एजुकेशन में भी है। तो एक इनको सबको सबस्यूम करके ये तमाम उसमें रहेंगी, ये अलग नहीं होंगे और इलेक्टेड रहेंगे। उसमें मेडिकल काउंसिल भी रहेगी, उसमें डेंटल काउंसिल के इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स भी रहेंगे, उसमें फार्मेसी काउंसिल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहेगा, उसमें नर्सिंग काउंसिल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहेगा। शायद उसके बारे में भी गलत जानकारी दी होगी कि हम शायद वकील और ये और वो कोई एमपीज लगाएंगे, वो इन्हीं के इलेक्टेड होंगे। और हां, दूसरे भी और भी इसी फैटर्निटी के, मेडिकल फैटर्निटी के ही दूसरे लोग भी होंगे, विच विल कॉन्स्टिट्यूट ओवरआर्चिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड नेशनल काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ। ये बनेगी। तो ये पैरेलली काम इस डिसोल्यूशन के से पहले ही शुरू हो गया था। उससे पहले टास्क फोर्स बन गई थी एनसी, टास्क फोर्स की रिपोर्ट आ गई थी। अब जिस वक्त हमने इस हाउस की अनुमति ली कि 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, तो हमारा उस वक्त अनुमान था कि 1 साल के अंदर हम ये नया बिल लाएंगे ओवरआर्चिंग बॉडी। लेकिन जूं जूं हम अंदर उसमें चले गए तू ज्यादा जरूरियात बढ़ गई। जब हमने उसको डिस्कस किया, वेबसाइट पे आया, तो कई स्टेटों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इच्छा प्रकट की कि हमसे चर्चा करनी चाहिए। तो तब तमाम राज्य सरकारों से उसके बारे में चर्चा की गई। उसके बाद जब उनकी चर्चा हुई, जो उन्होंने सुझाव दिए उसको इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद ये महसूस हुआ कि एक रीजनल कॉन्फ्रेंसेस सब जगह करनी चाहिए, रीजनल साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जिसमें वाइस चांसलर्स आए यूनिवर्सिटीज के, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स आए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। तो इस तरह से 5 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, और उस रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में वाइस चांसलर्स, मेडिकल कॉलेज के दूसरे एकेडमिशियंस, प्रोफेशनल्स, प्रिंसिपल्स और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आए। उसके बाद तब तक हमको दोबारा 1 साल समय खत्म हो गया और हमको दोबारा एक्सटेंशन लेना पड़ा 1 साल का। उसके बाद हमने तमाम देश के हेल्थ मिनिस्टर्स और तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ हेल्थ यहां बुलाए, और उन्होंने यूनानिमसली उसको पास किया, एक्सेप्ट उस वक्त की जो केरला की सरकार थी उस वक्त की तत्काल, उसने उसको माना नहीं और कुछ सुझाव दिए, और वो सुझाव हमने इनकॉर्पोरेट किए। उसके बाद फिर दूसरी जो मिनिस्ट्रियां हैं
उनके साथ चर्चा हुई, जिसकी वजह से तकरीबन हमें 1.5 साल लगा और कुल मिला के जब जो अप्रूवल आया तो हमने पास करके उसको इसी सदन में पिछले साल NCHRH बिल इस सदन में रखा दिसंबर में, और माननीय अध्यक्ष ने उसको स्टैंडिंग काउंसिल में रखा। और हमारी उम्मीद थी कि ये स्टैंडिंग काउंसिल से, स्टैंडिंग कमेटी से जो हेल्थ की है, उससे ये फरवरी मार्च तक आ जाएगा, ताकि इस बजट सेशन में मई के अप्रैल में हम पास कर पाएं। लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है स्टैंडिंग काउंसिल की, वो नहीं दे पाए। और इधर से ये जो दूसरी दफा हमने अनुमति ली थी इस हाउस की, वो 14 तारीख को खत्म हो गई। अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी से बिल आया नहीं, हम उसको डिस्कस नहीं कर पाए, और हमारे पास फिर यही एक रास्ता क्या था कि हम सदन के पास जाएं, लोकसभा के पास जाएं, राज्यसभा के पास जाएं और इसके लिए 1 साल और मांगे। लेकिन मैं साफ ये जाहिर कर देना चाहता हूं, 1 साल एक आउटर लिमिट, क्योंकि अब स्टैंडिंग कमेटी, मैंने स्टैंडिंग कमेटी का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित किया है। आज ही मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो हमें 1-2 महीने के अंदर अंदर दे दें। मैं यकीन दिलाता हूं इस सदन को कि जिस दिन भी और जितनी भी जल्दी जब वो हमें स्टैंडिंग कमेटी से बिल मिलेगा, उसके 1-आध महीने के अंदर हम अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे, और जो भी नेक्स्ट सेशन आएगा, चाहे वो मॉनसून सेशन हो या विंटर सेशन, उसमें हम उस बिल को लाएंगे। लेकिन मैं ऐसी स्थिति नहीं चाहता कि आप कहेंगे कि 6 महीने लाओ या 3 महीने, और 3 महीने मुझे स्टैंडिंग कमेटी बिल ही नहीं दे दे, तो 3 महीने के बाद आप कहेंगे आपने सदन को बताया था 3 महीने। तो मैं जब तक स्टैंडिंग कमेटी से बिल नहीं आता, वो दूसरी उनकी रिकमेंडेशन क्या है, वो कैसे उसके डील करना, वो दूसरा बात है। लेकिन एक बिल अंडर डिस्कशन स्टैंडिंग कमेटी हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सदन को उसमें लाना नहीं चाहते। इसलिए मेरा इस सदन से निवेदन होगा कि इन हालात में, इन परिस्थिति में सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। ये तो एक हालत है कि क्यों हम ये लाना चाहता। दूसरी मैं ये बात बताना चाहता हूं, सर कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं, कुछ उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेडिकल काउंसिल हो या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, पहला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो या आज का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो, मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होती। वो मिनिस्टर हो, वो हेल्थ सेक्रेटरी हो, हेल्थ डिपार्टमेंट। मैं यहां ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसमें, उस मेडिकल काउंसिल के एक्ट में प्री डिसोल्यूशन एक ही प्रोविजन था, वो ये 10A प्रोविजन था। उस प्रोविजन के अंतर्गत अगर मेडिकल काउंसिल किसी भी मेडिकल कॉलेज को रिजेक्ट करती थी, तो उस 10A के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हेल्थ मिनिस्ट्री को ये पावर्स थी कि हेल्थ मिनिस्ट्री उसकी इंडिपेंडेंट एक अलग से इंक्वायरी करके उसको परमिशन दे सकती थी। लेकिन जब 2010 में हमने ऑर्डिनेंस लाया, भंग कर दिया, तो ये शायद पहली दफा होगा कि गवर्नमेंट ने अपनी पावर काट कर मेडिकल काउंसिल को दे दिया। हमने वो जो गवर्नमेंट के पास 10A पावर थी, वो भी मेडिकल काउंसिल को दे दी। अब हमारे पास कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आती है, या सिग्नेचर के लिए भी हमारे पास नहीं आती। सिर्फ उसमें हमने एक चीज अपने पास रखी जो पहले नहीं थी, वो है पॉलिसी डिसीजन। वो पॉलिसी डिसीजन में भी क्या है, वो भी हमको लिखित में देने पड़ते हैं पॉलिसी डिसीजन। और वो पॉलिसी डिसीजन कोई कांग्रेस पार्टी के लिए या यूपीए के लिए नहीं है, वो पॉलिसी डिसीजन इस देश के ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, जो आप तमाम साथी बताते रहते हैं। और आज मैं गौरव से कह सकता हूं कि उस पॉलिसी डिसीजन उससे, या ये यूपीए सरकार जब से आई पिछले 3 खास तौर से यूपीए सेकंड में, इतनी सीटें एमबीबीएस की जितनी 2009, 10, 11, 12 और 13 में बढ़ी है, इतनी एक समय में कभी नहीं बढ़ी है। मैं बताना चाहता हूं कि इन 3 सालों में
एमबीबीएस की 8,167 सीटें बढ़ी हैं और अभी अगले इस जून में 1.5 महीने के बाद, अभी मेडिकल एमबीबीएस का दिया नहीं, उसमें और 2-3 हजार बढ़ेंगी। और इसी तरह से एमडी की सीटें, एमडी जो हमने मिनिस्ट्री के पास पावर रखी हैं इसको पॉलिसी की, उसके अंदर इंचा 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 में 9,151 सीटें बढ़ी। पूरे 60 साल में 13,000 एमडी इनटेक था और जस्ट ये 3 साल में 9,151 इनटेक, विच इज 72% इंक्रीज इन जस्ट स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने अपने पास पावर रखी है पॉलिसी की। और जैसे मैंने कहा, ये देश के जो आप कहते हैं, अभी माननीय सदस्यों ने कहा डॉक्टर नहीं है और वो नहीं है, अस्पताल तो हम रूरल हेल्थ मिशन में बनाते हैं, लेकिन खाली अस्पताल बनाने का क्या फायदा जब तक उनमें डॉक्टर नहीं हो, स्पेशलिस्ट नहीं हो। हमने इसलिए बहुत कदम उठाए कि किस तरह से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस आए, उसके लिए कौन कौन से रूल चेंज करने हैं, किस तरह से लैंड कम करना है, किस तरह से उनकी फैकल्टी बढ़ानी है। उनका मैं उल्लेख यहां नहीं करना चाहता हूं और हाउस का समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं कई दफा चर्चा किया हूं। हां, गवर्नमेंट कॉलेजेस से मेरी हमेशा शिकायत रहेगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और कभी यहां हाउस में, इस सदन में या उस सदन में कहा जाता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो कॉलेजेस हैं उनको जल्दी परमिशन दी जाती है मेडिकल काउंसिल के द्वारा और गवर्नमेंट को नहीं। लेकिन मैं इन दोनों सदनों में कह चुका हूं कि मेडिकल कॉलेज आप खाली बिल्डिंग नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए उतना ही जरूरी फैकल्टी भी है। फैकल्टी की हमारे देश में कमी थी, इसलिए उसके 3 साल पहले हमने आते ही इसकी जो उम्र थी फैकल्टी की, उसकी 65 साल कर दी। सिर्फ फैकल्टी की, डॉक्टर्स की नहीं, फैकल्टी की, क्योंकि कंकरेंट है तो। और हमने वो सबसे पहले अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में किया, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पीजीआई में, ताकि स्टेट वाले ये नहीं कहेंगे कि भाई बाकी डॉक्टर शोर उठाएंगे। किसी ने पीजीआई में एक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी, किसी ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी कि हमारा क्यों नहीं, क्योंकि इट वाज फैकल्टी स्पेसिफिक। सब डॉक्टर्स जानते हैं कि हम डॉक्टर तभी बनेंगे जब तक मेडिकल कॉलेजेस में फैकल्टी नहीं होंगी। हमने डीएनबी को परमिशन दी फैकल्टी बनने की। फिर लास्ट ईयर हमने रियलाइज किया कि 60 साल भी अभी काफी नहीं है, हमने फैकल्टी की एज 70 साल कर दी। और मैंने उसका लाभ लेकिन सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस उठाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस ने एकदम जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से रिटायर्ड हो गए उनको फैकल्टी बनाया। मैंने एक बार नहीं अनेक बार मुख्यमंत्रियों को भी लिखा, कईयों को टेलीफोन भी किया, हेल्थ मिनिस्टरों को भी बताया कि अगर आपको अपने आपके मेडिकल कॉलेजेस फैकल्टी के कारण रिजेक्ट होते हैं तो अब तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, विच इज ए रेगुलेटरी बॉडी, उसने आपको आपको परमिशन दी है 65 साल और 70 साल। लेकिन अभी 65 साल भी कोई करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा काम है कि हम स्टेट गवर्नमेंटों के लिए रास्ता साफ करें, लेकिन अगर कोई उसका फायदा नहीं उठाना चाहे और फिर उसके बाद रिजेक्ट हो जाए और फिर कभी हेल्थ मिनिस्टर को दोष दे और कभी मेडिकल काउंसिल को दोष दे, तो मेरे ख्याल में वो उचित नहीं होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रूल्ड हो या बीजेपी हो या लेफ्टिस्ट हो या कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। मेरी गुजारिश होगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, एमपी से, अगर ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाना है तो उसके लिए एक ही चीज होगी कि जब तक हम फैकल्टी नहीं बढ़ाएंगे तो खाली मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ सकते। एक मेरी लास्ट में गुजारिश होगी कि जिस तरह का वातावरण हम बनाते हैं, आज के इस वातावरण में जहां सीबीआई हो, जहां सीबीसी हो, जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जहां हाई कोर्ट्स, जहां सुप्रीम कोर्ट हो, जहां आरटीआई हो, जहां सीएजी हो, जहां इतना चुकन्ना प्रिंट मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और अब इंतजार आप सब लोग कर रहे हैं लोकपाल का, इन 11-12 से आजकल कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। एक जगह निकलेगा दूसरी जगह फंसेगा।
तो मेरा इस सदन से गुजारिश होगी, हम सदन वाले कोई इस साइड के हों उस साइड के हों, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, हम जब इलेक्शन में जाते हैं हमको मालूम है कि कितने हमारे विरोधी हमारे खिलाफ जो कैंडिडेट होता है, चाहे इधर का और उधर के खिलाफ, इधर कितने विरोधी कितने आरोप लगाते हैं हमारे खिलाफ, उन आरोपों में से कितने सत्य होते हैं, कितने झूठ होते हैं। तो हम जब जो पब्लिक में रहते हैं और ये जानते हैं कि हमारे इस समाज में हर जगह वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसका कॉलेज रिजेक्ट हो गया वो तो ठीक, जिसको परमिशन एक तरफ से इसी हाउस में दो चीजें मैं देख रहा, एक तरफ से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे माननीय सदस्य के नाम पढ़ते हैं कि इस कॉलेज को परमिशन दी गई है, किसी के पास कम इंफ्रास्ट्रक्चर था, कम फैकल्टी थी, फिर परमिशन दी गई, इसलिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। इसी सदन में दूसरे एमपीज हैं, कहते हैं कि हमको परमिशन क्यों नहीं दी जाती। अब हम ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वाले ये परमिशन दें तो मुसीबत, और अगर कहीं कंसेशन दे दें तो सीबीआई पीछे उनके लग जाए। हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाओ, हम ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाएंगे तो एक कमरा भी कम हुआ, एक डॉक्टर भी कम हुआ, तो हम उसको सीबीआई पीछे लगा देंगे। तो आप मेरे सामने सजाए इन हालात में कोई भी मेडिकल काउंसिल, कोई भी रिस्पेक्टेड जो भी मेडिकल काउंसिल के मेंबर यहां डिसमिस करना, किसी को एक स्टेटमेंट लगाना, वो भी करप्ट है, ये भी भ्रष्ट है, वो भी भ्रष्ट है, क्योंकि इसमें कोई आसान है कोई जोड़ना। हम जिस फोरम में हैं, मुझे 33 साल हो गए, 3 साल वो भी असेंबली में और बाकी 29 साल इसी पार्लियामेंट में, हम मेरे ख्याल में सब बड़े जिम्मेदार आदमी। मेरी आप सबसे गुजारिश होगी कि आज वैसे ही जिन सभी चीजों का मैंने संस्थानों का नाम लिया, वैसे ही उन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा हुलिया बना दिया है, और अगर कोई हुलिया बचा है वो हम खुद पूरा कर देते हैं करने में, जहां नहीं भी होता है। तो मेरी आपसे निमंत्रण ये गुजारिश होगी, मैं किसी पर, वो मेरी साइड हो या दूसरी साइड हो, कि जब भी सोच समझ के हम किसी पर आरोप होगा उसकी पहले जानकारी कराएं। वो भी बड़े, उनका कैरियर भी रहा है, कोई डायरेक्टर पीजीआई का रहा है, कोई डायरेक्टर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का रहा है, कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का रहा, मैं अब किसी का। तो मेरी आपसे गुजारिश यही होगी कि हम जब तक हमारे पास सबूत नहीं हो, और अगर सबूत है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये तमाम एजेंसियां जिनकी मैंने 10-12 का नाम लिया है, अगर उसमें गुलाम नबी आजाद भी पैसा लेता है, ये सब एजेंसी को बताए, लेकिन खाली हम हाउस में बताएं ये भी चोर, वो भी चोर, वो भी चोर। एक इंसान को पूरी उम्र लगती है उसका मान सम्मान समाज में बनाने में, और हम एक शब्द में उसको बताते हैं, और हमारे जो मित्र हैं मीडिया, उनको तो मटीरियल ये चाहे उसको और बजाते हैं। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट हो, इवन हम अगर एक दूसरी पार्टी के खिलाफ भी इस तरह का आरोप लगाएं, तो उस तब जब तक कोई तथ्य उसमें ना हो तब तक उसको आरोप नहीं लगाएं, क्योंकि जिस तरह का आरोप इस सदन में तो नहीं लगा, उस तरीके का जिस तरह से दूसरे सदन में लगा, लेकिन वहां मौका नहीं मिला। तो मैं अपने साथियों से यहां गुजारिश करूंगा, एक साथी के नाते, नॉट एज मिनिस्टर के नाते, एक एमपी के नाते, एक कुलीग के नाते, कि आइंदा हमें देखना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि ये एक बड़ा लिमिटेड है, 2 साल के बाद बजाय इसको 3 साल करना है। इसी के लिए मैं इस सदन के पास आया हूं, और मैं इस सदन के सभी राइट, लेफ्ट और सेंटर जितने लीडर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको सब इकट्ठे पास कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।